हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी और आज का जो है एफसीआरए का सेकंड जो है क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम सेक्शन 9 ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, प्लस अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ऑल्सो जो है मैंने और क्या नाम है फेमा पे पीएमएलए सरपाइसी ऑलरेडी क्लास बन चुकी है, कॉन्सेप्ट वाइज बनी है। तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो वो आप दोबारा ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप करते हैं स्टार्ट। नाउ सेक्शन 10 के अंदर क्या है, सेक्शन 9 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सेक्शन 10 में पढ़ते हैं पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो अगर जो है प्रोहिबिटेड पेमेंट है, मतलब इन करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में अगर जो है मुझे कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं कैसे। When the CG satisfied that any person in custody any article, currency or security, whether Indian or foreign, in contravention of any of a provision of this act, may prohibit in writing। ठीक है, तो अगर उन्हें ये लगता है कि कॉन्ट्रवेंशन में आर्टिकल सिक्योरिटी और जो करेंसी है वो लिया हुआ है किसी भी पर्सन ने, ठीक है, इंडियन, तो वो जो है प्रोहिबिटेड है। ठीक है, राइटिंग में प्रोहिबिट करे पेइंग डिलीवरी एंड ट्रांसफर और अदरवाइज एंड सच आर्टिकल और करेंसी और सिक्योरिटी। तो वो क्या कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे कि आप ना तो उसे पे कर सकते, डिलीवर और ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कर सकते, जो प्रोहिबिटेड है। नाउ सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या है, सेक्शन 11 और 12 जब हम कल पढ़ रहे थे, तो जो सेक्शन 11 है हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सेक्शन 12 में वो लोग ग्रांट कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सीजी, तो रजिस्ट्रेशन क्या है, पर्सन हैविंग अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम चल रहे हो, एनजीओ में क्या होता है, यही होता है, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम। ठीक है, shall not obtain foreign currency unless such a person obtains certificate of registration at जो है। ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले रखा है तभी हम फॉरेन करेंसी रिसीव कर सकते हैं। If any association registered with CG under this act, such registration shall be valid for a period of 5 years। तो अगर हमने एक बार रजिस्ट्रेशन करा है तो 5 साल तक जो है वैलिड रहता है। ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ विच दिस सेक्शन कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन उसमें आया। नॉट रजिस्टर्ड, बट नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, उनको क्या लेनी है, प्रायर परमिशन लेनी है सीजी से कि फॉरेन करेंसी हम फॉर स्पेसिफिक सोर्स जो है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स। ठीक है, पर्सन गिल्टी ऑफ वायलेशन अंडर दिस एक्ट, अब अगर वायलेट कर दिया, ना मैंने प्रायर परमिशन ली ना मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो क्या होगा, the unutilized or unreceived amount of foreign currency shall not be utilized or received as case may be with the prior approval of CG। तो CG के अप्रूवल से, ठीक है, प्रायर अप्रूवल, CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जो अनयूटिलाइज्ड और अनरिसीव्ड जो पोर्शन है अमाउंट का वो यूटिलाइज नहीं होगा जब तक सीजी का अप्रूवल। इट मे बी नोटिफिकेशन, it may by notification in the official gazette OG specify person class who shall obtain prior permission, area in which prior approval required, cause किस area में prior approval चाहिए, purpose और source। Now organization constitute under central or state government required to get their accounts audited by CAG are exempt। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों को तो जो है प्रायर रजिस्ट्रेशन कराना ही है, कि रजिस्ट्रेशन कराना है जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ले रहे हैं, या प्रायर अप्रूवल लेनी है कि तुम्हें 2-3 साल में एक बार फॉरेन करेंसी आती है, इसलिए। नाउ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट अंडर, जो ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बने हैं, गेट रिक्वायर्ड देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीएजी। उनके अकाउंट कौन ऑडिट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सीएजी करेगा। तो वो एग्जेम्प्ट है एफसीआरए के ऑपरेशन पे, उनपे एफसीआरए नॉट नहीं लगता। तो ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि एफसीआरए जो है, अगर कोई एनजीओ गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट के अंडर रजिस्टर्ड है तो उस पे एफसीआरए नहीं लगता है, राइट। Now section number 12, grant of a certificate of registration or prior permission। कब ग्रांट होता है, लाइन कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या कंडीशन है, कंडीशन है अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन प्रायर अप्रूवल नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है किसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पर्सन को जो ना हो क्या, बेनामी और फिक्टिशियस पर्सन। ठीक है, मतलब फिक्टिशियस पर्सन ना हो या बेनामी ना हो। ठीक है,
इट नॉट हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर, उसको कभी भी जो है मतलब कन्विक्टेड ना हुआ हो या प्रोसिक्यूटेड मतलब उस पर कभी कोई केस ना चला हो, ट्रायल, कन्विक्टेड मतलब जेल वगैरह ना हुई हो, एम्ड एट कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट और फोर्स, ठीक है, कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट और फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, मीन्स उसने कभी उसको इस चक्कर उस पर कोई केस ना चला हो ऐसा कि उसने एक पर्सन रिलीजन एक रिलीजन से किसी पर्सन को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कराया हो थ्रू फोर्स, या फिर क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन, या फिर सोसाइटी में कोई कम्युनल टेंशन क्रिएट करी हो। नॉट फाउंड गिल्टी फॉर डाइवर्जन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वो गिल्टी ना पाया गया हो फॉर किसके लिए, डाइवर्जन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और वो फंड के लिए कभी वो गिल्टी ना करा गया हो, ठीक है ना। नॉट यूज एफसी फॉर पर्सनल गेन्स और डाइवर्ट, ठीक है, पर्सनल गेन के लिए हम लोग फॉरेन करेंसी यूज नहीं कर सकते। नॉट इंगेज इन प्रोपेगेंडा फॉर सेडिएशन और एडवोकेट वायलेंट मेथड्स, दंगे भड़काने का काम। नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिशन फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन करेंसी, जो है वो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, हो सकता है किसी और एक्ट ने उसे प्रोहिबिट कर रखा हो, जैसे पीएमएलए ने उसे प्रोहिबिट कर रखा हो कि आप जो है क्या नाम है फॉरेन करेंसी रिसीव नहीं कर सकते। पर्सन अदर देन इंडिविजुअल नाइदर बीइंग कन्विक्टेड अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, और पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल नाइदर बीइंग कन्विक्टेड अंडर फॉर एनी टाइम बीइंग इन फोर्स इन द लॉ, तो मतलब वो कभी भी कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ सेक्शन 9, क्राइटेरिया फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, जब हम सेक्शन 12 में पढ़ते थे तो 12 में हमने कंडीशंस जो है ये दे रखी है, प्लस जो सेक्शन 9 में जो है कि कब कब हमें प्रोहिबिशंस लगेंगी, इम्पोज कब कब हम इम्पोज जो है प्रोहिबिशन हो सकती है, वो वाली सारी चीजें, वो वाला सब चीजें लगेंगी। तो मतलब सेक्शन 12 रेड विद सेक्शन 9। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन करेंसी शेल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, शेल नॉट इंडेंजर द लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, ऑब्वियसली किसी की फिजिकल सेफ्टी जो है उसको ना हो, और जो है इंसाइटमेंट ऑफ और कोई ऑफेंस ना हो रहा हो फॉरेन करेंसी रिसीव होने से, सेम चीज। तो सेक्शन 12, सेक्शन 9 और एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन करेंसी, ये सब चीजें साथ पड़ जाएंगी। नाउ प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है एप्लीकेशन मेड टू सीजी, ऑब्वियसली जब सीजी ग्रांट करेगा तो जो भी कंसर्न पर्सन या एनजीओ होगा वो जो है सीजी को अप्रोच करेगा। सीजी ऑन रिसेप्ट ऑफ ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर वो उस पर्सन को रजिस्टर कर देगा और जो है क्या नाम है सर्टिफिकेट वगैरह जो परमिशन है वो ग्रांट कर देगा। इफ रिफ्यूज देन रीजन स्पेसिफाई और प्लस फर्निश कॉपी, वो अगर रिफ्यूज करता है, सीजी को आप एप्लीकेशन देते हो वो विद इन 90 डेज में नहीं देता, या फिर वो रिफ्यूज करता है कि मैं आपको फॉरेन करेंसी रजिस्ट्रेशन जो है एफसी का नहीं दे सकता। नाउ अब क्या करना है, अब अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो वो स्पेसिफाई करेगा कि क्यों नहीं दे सकता, रीजंस क्या है। हो सकता है कि आप यहाँ पे सेक्शन 12 में जो बाकी जो क्राइटेरिया बताया आप उसमें फॉल कर रहे हो, सेक्शन 9 में कहीं फॉल कर रहे हो, और वो एक फर्निश कॉपी जो है आपको देगा, रिटर्न में देगा, राइट। सर्टिफिकेट ग्रांटेड वैलिड फॉर 5 years, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि 5 साल तक वैलिड होता है। एंड प्रायर परमिशन फॉर स्पेसिफिक परमिशन, और जो प्रायर परमिशन है वो उसका कोई पीरियड नहीं होता, आप एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रांट के लिए लेते हो कि मुझे ये वाली ग्रांट इस तारीख को आने वाली है, मुझे उसके लिए प्रायर परमिशन दे दो बस। अब वो एक ग्रांट होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई और ग्रांट आएगी तो, ठीक है ना। नाउ सेक्शन 13, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट कब सस्पेंशन कब हो जाता है, सीजी सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट शुड बी कैंसल्ड ऑन ग्राउंड अंडर सेक्शन 14, सेक्शन 14 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उस पे जो है वो कैंसल्ड हो जाना चाहिए। अब पहले हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं फिर सेक्शन 13 में आते हैं। कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, सीजी कैंसल सर्टिफिकेट, होल्डर ऑफ अ सीजी जो है कैंसिल करता है सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस होल्डर ऑफ अ सर्टिफिकेट जो है वो स्टेटमेंट जो बनाई है वो इनकरेक्ट या फॉल्स है, ठीक है। होल्डर वॉयलेट्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ सर्टिफिकेट फॉर एंड रिन्यूअल, ठीक है, टर्म्स जो भी टर्म्स दे रखे हैं कि आपके ये चीजें कंप्लाई होनी चाहिए वो उसने वॉयलेट कर दी। सीजी के ओपिनियन है, सीजी का ओपिनियन है कि नेसेसरी टू कैंसिल इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कोई भी कम्युनल राइट्स या कुछ भी चीजें आपने कर दी, कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो गई है,
होल्डर ऑफ अ सर्टिफिकेट वॉयलेट्स प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल, कोई एक्ट या रूल के जो है प्रोविजंस उसने वॉयलेट करे, होल्डर नॉट इंगेज इन रीजनेबल एक्टिविटीज, और जो वो काम कर रहा है ना वो रीजनेबल नहीं है, प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है उस पर्सन को दी जाएगी। नाउ कूलिंग पीरियड इफ इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, तो कूलिंग पीरियड कितना है, वो 3 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये कि अगर सीजी को लगता है कि वो वॉयलेट कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, और वो सर्टिफिकेट जो है इस एक्ट के अगेंस्ट है रूल, या फिर उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है, ठीक है, मतलब पर्पस को लेके किसी और चीज को लेके, तो भी वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। अब सेक्शन 13 पर चलते हैं। सेक्शन 13 में सीजी सेटिस्फाई जो है कैंसिल होगा, ग्राउंड जो है अंडर सेक्शन 14 के अंदर, पेंडिंग सच कैंसिलेशन सीजी सेटिस्फाई दैट इट इज नेसेसरी टू सस्पेंड सर्टिफिकेट, वहां भी लिखा हुआ था, रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय सीजी, सीजी रीजन जो है वो रिटर्न में देगा कि मुझे ये चीजें लगती है, इसलिए आपको जो है ये सर्टिफिकेट हम कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या है, नॉट मोर देन 180 डेज, 180 डेज के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। नाउ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का क्या मतलब, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, नॉट रिसीव्ड फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, हाउएवर ऑन एप्लीकेशन सीजी में अलाउ रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड, ठीक है। हाउएवर जो एप्लीकेशन जो मिली है तो वो जब फॉरेन करेंसी रिसीव, तो वो टर्म्स एंड नॉट यूटिलाइज एफसी बिफोर प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। नाउ जब अगर सस्पेंड कर दिया तो जो भी अगर उसे फॉरेन करेंसी मिलेगी भी, वो भी उसको वो खर्च नहीं कर सकता, उसको पहले एक बार प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीजी के लिए। तो ऑब्वियसली अगर सस्पेंड कर दिया है सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब अब वो रजिस्ट्रेशन तो उसका वैलिड नहीं रहा, सस्पेंड हो गया है, ठीक है। अब जो उसके पास फॉरेन करेंसी अब आएगी तो उसके लिए वो क्या लेगा, हर फॉरेन करेंसी जो रिसीव करेगा तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेगा, राइट। नाउ द अनस्पेंड अमाउंट कैन बी यूटिलाइज इन केस ऑफ सस्पेंशन एज फॉलोज, जो अनस्पेंड है, जो पैसा जो बच गया है, ठीक है, अब उसके पास जो है फॉरेन करेंसी रखा था, उसने कुछ स्पेंड कर लिया 70% तक, 30% उसके पास रह गया, तो जो अनस्पेंड है उसका क्या होगा, जो उसके पास ऑलरेडी रिसीव्ड है, 25% ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट मे बी स्पेंड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अ सीजी वाज रिसीव्ड फॉर डिक्लेयर्ड एम, तो वो अपना एम बताएगा कि मुझे ये क्या करना है, 25% तक अनयूटिलाइज्ड अमाउंट सीजी का प्रायर अप्रूवल लेके वो स्पेंड कर सकता है, ठीक है। रिमेनिंग 75% ऑन रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, तो जो 30% का जो 25% है वो सीजी का अप्रूवल लेके कर सकता है, और 75 जो परसेंट जो बच गया रिमेनिंग, वो जब सस्पेंशन क्या है रिवोक हो जाएगी, वो तब यूज कर सकता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 14 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी दी जाए। नाउ सेक्शन 15 मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे होता है फॉरेन करेंसी का, अब कोई भी वेस्टिंग ऑफ कस्टडी, अब पर्सन है उसके पास फॉरेन करेंसी है प्लस एसेट क्रिएटेड फ्रॉम फॉरेन करेंसी, तो सब कुछ फॉरेन करेंसी में आता है, जो भी एसेट क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो बैंक अथॉरिटी के पास रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम जितना भी अमाउंट निकालेंगे वो हम बैंक के पास रखते हैं, तो वो बैंक के पास रहेगा अमाउंट, ठीक है, टिल फर्दर इशू ऑफ डाइवर्जन विद सीजी, तो फर्दर जो है डाइवर्जन जो हुई है उससे। नाउ रोल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का क्या रोल है, अथॉरिटी इज कंसिडर्ड नेसेसरी मैनेज द एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, तो अथॉरिटी जो है, तो ये अथॉरिटी मीन्स बैंकिंग अथॉरिटी, तो ये जो अथॉरिटी है वो नेसेसरी जो है एक्टिविटीज जो है पर्सन as CG direct such authority to utilize fund and dispose asset in case of inadequate fund not available for running such एक्टिविटी। नाउ अब क्या होता है कि जो अथॉरिटी है, जो अगर जो है इसने कुछ भी कर दिया है खराब, ठीक है ना, अब इसका कैंसिल हो गया सर्टिफिकेट, अब कैसे करना है, तो जो इस पर्सन का जितने भी सब चीजें वो एक्वायर कर लेगा, कौन, बैंक कर लेगा। नाउ सीजी डायरेक्शंस देगा, तो अथॉरिटी का क्या रूल है, तो वैसे तो सारी डायरेक्शंस क्या देगा, सीजी देगा, तो सीजी ये भी डायरेक्शंस दे सकता है कि आप इसके सारे एसेट डिस्पोज ऑफ कर दो और जो भी फंड है उसको यूटिलाइज कर दो, अगर इनएडिक्वेट फंड है फॉर रनिंग सच एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी बीच में ही है तो उसको आगे रन करने के लिए, क्योंकि वो बैंक के अंडर आ गई है, ठीक है, तो वो जो अथॉरिटी है तो वो उसको आगे जब रन करेगी तो वो जो है वो पैसा यूज कर सकती है और सारे एसेट भी डिस्पोज कर सकती है। Return of foreign currency and asset if such person subsequently registered under this act,
ठीक है ना। अगर वो सब जितना भी रिमेनिंग जो है फॉरेन करेंसी और एसेट बचा है, ठीक है, वो जो है उसको मिल जाएगा अगर इन केस अथॉरिटी ने कुछ स्पेंड कर दिया है तो, और नहीं करा है तो सारा का सारा मिल जाएगा अगर वो सब्सिक्वेंटली दोबारा रजिस्टर्ड हो जाता है इस एक्ट के अंदर। नाउ रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वैलिड कब तक था, 5 years के लिए वैलिड है। नाउ द रिन्यूअल मतलब उसको रिन्यू कराना, तो पीरियड ऑफ अप्लाई रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट 6 months फ्रॉम एक्सपायरी, एक्सपायर होने से 6 months पहले, ठीक है ना। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू सीजी, सीजी को फॉर्म और मैनर में जो है प्रिस्क्राइब। पीरियड ऑफ रिन्यूअल क्या है, इन 90 days ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन प्लस वैलिड फॉर 5 years। तो 90 डेज के अंदर जो है, जैसे 90 डेज के अंदर ही उन्होंने सर्टिफिकेट ग्रांट करा था, विद इन 90 डेज ही है उसमें, इसमें भी सेम कि वो उसको रिन्यू कर देंगे। नॉट रिन्यू, अगर रिन्यू नहीं करा तो रीजन देंगे, ऑब्वियसली उसमें भी दिया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो रीजन देंगे। प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, प्रोसीजर्स क्या है, apply to CG in prescribed form before expiry of 6 months from registration। ठीक है, तो 6 months बिफोर रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपायर होने से पहले जो है वो सीजी को अप्लाई कर देंगे। फीस देंगे 1500 फॉर रिन्यूअल, तो 1500 रुपए फॉर रिन्यूअल। फीस थ्रू जो है डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, MOHA। नो रिन्यूअल देन सीज्ड, अगर आपने रिन्यू नहीं कराया तो वो आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सीज्ड हो जाएगा। ठीक है, वैलिडली सीज देन फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट एज पर रूल 9। तो फिर आपको जो है रूल 9 के हिसाब से जो है एक फ्रेश सर्टिफिकेट जो है वो दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। In case the person provides sufficient ground for writing and explain the reason for not submitting on time, अगर उन्होंने टाइम पे सबमिट नहीं करा है तो उनको फीस देनी पड़ेगी। फीस मतलब जो 1500 रुपीज है वो प्लस 5000 जो है लेट फीस, बट नॉट लेटर देन 1 year, 1 साल से कम में नहीं, बट जो है ये जो है जाएगा, मतलब आप डिले कर सकते हो तो डिले भी कितना, नॉट लेटर देन 1 year। और जो है आपको कितना देना है, 5000 जो पेनल्टी है लेट फी की, और प्लस फीस जो है 1500। नाउ सेक्शन 17 एफसी थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या है, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास से उसमें बताया था कि आप हम एक सिंगल बैंक अकाउंट और सिंगल ब्रांच में जो है वो लेंगे, क्या नाम है, पैसा लेंगे फॉरेन करेंसी का, हर बार एक ही ब्रांच में आया करेगा चाहे कहीं से भी आए। ठीक है, तो ये तो एक जनरल रूल है। प्लस एक और ये रूल है कि अब आपका एक बैंक में तो आ गया, अब सपोज करो आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो मल्टीपल स्टेट्स में चल रहे हैं। हो सकता है कि मुझे दिल्ली बेस्ड एनजीओ और उसके जो क्या नाम है पैसा उसको दिल्ली में मिल रहा हो, सारा जो है अकाउंट स्ट्रीम सब कुछ दिल्ली में बैठा हुआ है, और उसके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बिहार के रिमोट एरिया में और यूपी के रिमोट एरिया में, इन सब जगह चल रहे हैं। ठीक है ना, तो जो रिमोट एरियाज है, तो अब वो क्या करेंगे, अगर उन्हें सैलरी देनी है वहां पे, उन लोग उनके जो है स्टाफ जो है वहां पे काम कर रहा है, तो उनको सैलरी कैसे देंगे, तो वो जो एफसी अकाउंट है ना, एफसी अकाउंट से वो डिफरेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट टाइम जो पैसा आएगा ना वो एफसी अकाउंट में ही आया करेगा, जो भी फॉरेक्स आएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है। नाउ रूल, सिंगल अकाउंट ओनली थ्रू वन ब्रांच ऑफ बैंक, राइट। ओपन वन और मोर अकाउंट, यूटिलाइज एफसी, एफसी को यूटिलाइज करने के लिए वन और मोर अकाउंट्स खोले क्योंकि डिफरेंट लोकेशन थी बिहार और यूपी की। नाउ एवरी बैंक और ऑथराइज पर्सन एक्सचेंज रिपोर्ट टू अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को जो है ना वो सारी रिपोर्ट्स देंगे। अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सोर्स एंड मैनर ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का अमाउंट क्या होगा, उसका सोर्स क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा, और अदर पर्टिकुलर्स। बैंक रिपोर्ट टू सीजी विद इन 48 आवर्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बैंक जब भी जो है किसी भी पर्सन का या किसी भी एनजीओ का पैसा रिसीव करता है अपनी ब्रांच में, अपनी सेम वो बैंक के अकाउंट के अंदर उसके, तो वो विद इन 48 आवर्स जो है वो सीजी को रिपोर्ट कर देता है। ठीक है, क्या रिपोर्ट कर देता है कि मुझे ये रिसीव हुआ है। यूटिलाइजेशन वो मतलब उस पर्सन से मांगेगा, बैंक भी मांगता है कि आपको उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, आप मुझे दिखाओ कि आपको कहाँ करना है। ठीक है, तो वो यूटिलाइजेशन मांगता है, इररिस्पेक्टिव वेदर पर्सन रजिस्टर्ड और प्रायर अप्रूवल। वो यूटिलाइजेशन जरूर मांगेगा, तभी उसका आगे अकाउंट्स में पैसे जो है करने देगा, ट्रांसफर करने देगा डिफरेंट अकाउंट्स में,
पहले जो है उसे वो यूटिलाइजेशन मांगेगा और रजिस्ट्रेशन जो है होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्रायर अप्रूवल होगा, तभी उसको पैसा यूटिलाइज करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आज वाले लेक्चर में इतना ही। अब इसके बाद जो है अब एक लास्ट क्लास और होगी और जो है पूरा FCRA खत्म। ठीक है, तो थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।